गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ठीक है। अच्छा, मैं अपनी जगह पे खड़ा हूं तो मेरे अंदर क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। अगर किसी की शरीर में लोकेशन चेंज ना हो तो इसे क्या बोलते हैं? मूवमेंट। और अगर लोकेशन चेंज हो गया जैसे अभी, तो उसे बोलते हैं लोकोमोशन। राइट। चाहे मूवमेंट हो चाहे लोकोमोशन है, तीन चीजों का कोऑर्डिनेट होना बहुत जरूरी है। कौन सी तीन चीजें? आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है, उसके अलावा आपकी मसल, और उसके अलावा आपकी हड्डियां। यानी तीन सिस्टम जब तक आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बनाएगा तब तक आपके अंदर ना मूवमेंट होगा ना लोकोमोशन होगा। कौन से तीन सिस्टम? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशियां, और स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। ठीक है। तो उसी का एक टॉपिक आज पढ़ेंगे, ज्वाइंट्स। क्या बिना ज्वाइंट के मूवमेंट और लोकोमोशन हो सकता है? ऐसी कोई जगह बता दो जहां ज्वाइंट ना हो और मूवमेंट आप करा सकते हो। नहीं, यहां ज्वाइंट नहीं है, आप मूवमेंट करा के दिखाइए। हड्डी टूट जाएगी लेकिन मूवमेंट नहीं होगा। सही है कि नहीं? करा तो मैं दूंगा, कोई आओ सामने करा दूं, मारूंगा एक ऐसे कस के, फ्रैक्चर, झूल जाएगी, लेकिन ये मूवमेंट और लोकोमोशन नहीं हुआ। ये तो तोड़ फोड़ हो गई, ये तो हड्डी पसली एक करना हो गया। राइट है ना? इसका मतलब मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए किसका होना जरूरी है? जॉइंट्स यानी संधियों का। जॉइंट्स यानी हिंदी में बोलते हैं संधि। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे ज्वाइंट ना हो और आप मूवमेंट करा सकते हो, ऐसी कोई जगह नहीं है। क्लियर? तो आइए, आज का टॉपिक समझ गए होंगे। आज का टॉपिक क्या है? ज्वाइंट्स। आज का टॉपिक है ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स को हिंदी में संधि बोलते हैं। ज्वाइंट्स या संधियां। ज्वाइंट्स या संधि। अब देखिए, पूरे शरीर में बिना ज्वाइंट के कहीं लोकोमोशन और मूवमेंट नहीं हो सकता, इसका कोई अपवाद नहीं है। मतलब हमारे शरीर में, हमारे शरीर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बिना ज्वाइंट्स के मूवमेंट व लोकोमोशन हो सके। ठीक है। हमारे शरीर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बिना ज्वाइंट्स के मूवमेंट व लोकोमोशन हो सके। मतलब मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड लोकोमोशन always require, always require joints without any exception, without any exception। मतलब इसका कोई अपवाद नहीं है कि आपके शरीर में बिना ज्वाइंट के कहीं भी मूवमेंट और लोकोमोशन हो जाए। ये एनसीईआरटी की लाइन है। मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए हमेशा हमेशा क्या चाहिए? ज्वाइंट्स। मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए ज्वाइंट चाहिए ही चाहिए। अगर ज्वाइंट नहीं तो मूवमेंट और लोकोमोशन के बारे में विचार करना भी गलत है। देखो, जब भी कभी मूवमेंट और लोकोमोशन होता है तो दो दो तीन चीजों की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है। कौन कौन सी चीजें? पहले समझ लीजिए कौन कौन सी चीजें जिनकी भूमिका रहती है। नंबर वन, आपको लगाना पड़ेगा। सपोज मैं एक बाल्टी उठाना चाहता हूं, सुबह सुबह नहाने के लिए एक बाल्टी उठाना चाहता हूं, पानी भरी। अब बाल्टी को उठा के यहां से यहां रखना पड़ेगा। मान लो मैंने टैप के नीचे भरा पानी को, मैंने नल से पानी भरा और नहाना मुझे यहाँ पे, तो इस प्लेस से इस प्लेस पे ले जाना पड़ेगा ना। अच्छा, उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? बल, फोर्स। क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। फोर्स कौन लगाता है?
ये जो मेरी बहुत विकसित है मसल, मेरे सामने खली बली सा फेल है ना? तो इसका मतलब क्या? मसल, मसल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, मेरी हड्डियां भी टूटी नहीं होनी चाहिए। अगर ये हड्डी टूटी है, उठाओ, और टूट जाएगी। मतलब क्या होना जरूरी है? बोन। पहला मसल, दूसरा बोन, और तीसरा तीसरा होना चाहिए आपका क्या? फलक्रम। फलक्रम वो क्या होता है? फलक्रम का मतलब होता है कब्जा। कब्जा, अरे वो गेट में लगा होता है कब्जा, गेट खुलता है और बंद होता है, उसको बोलते हैं कब्जा। कितने लोग कब्जा वर्ड सुने हैं? अरे सब सुने हैं, कोई विदेश से नहीं आया है ना? कब्जा यानी कि वो जॉइंट्स, हिंज, हिंज बोलते हैं इंग्लिश में। हिंज कितने लोग सुने? हिंज सुने ना? हिंज, जहां पे हिंज होगी वहीं से गेट खुलेगा, फिर वहीं बंद हो जाएगा, वहीं से गेट खुलेगा, वहीं से बंद होगा। मतलब ये देखो, ये हिंज की तरह काम कर रहा है, हिंज की तरह काम कर रहा है। जॉइंट्स किसकी तरह काम करती है? हिंज। फोर्स कौन दे रहा है? मसल। और सहारा कौन दे रहा है? बोन्स। आप समझ गए होगे ना? लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए कितनी चीजों का होना जरूरी है? 3 चीजों का होना जरूरी है। अब आप बताना, फॉर movement and locomotion during movement and locomotion जब भी मूवमेंट और लोकोमोशन होता है उस समय बताओ मसल क्या करती हैं? मसल यानी मांसपेशियां क्या करती हैं? आपका स्केलेटन सिस्टम क्या करता है? यानी आपका कंकाल तंत्र या हड्डियां बोल दें, या मैं बोन्स बोल देता हूं। बोन्स यानी आस्थि। और एक होती है जॉइंट्स, क्या करती हैं? तो देखो ये क्या करता है, अभी अभी बताया, ये लगाता है फोर्स, प्रोवाइड फोर्स। क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। बाल्टी उठाने के लिए आपको आपका मसल भी स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना? एक बच्चा, छोटा बच्चा है, वो इतनी बड़ी बाल्टी थोड़ा ना उठा पाएगा क्योंकि उसके पास फोर्स नहीं है। दूसरी बात, स्केलेटन सिस्टम क्या करता है? ये मैकेनिकल सपोर्ट, सहारा देता है। मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट यानी सहारा देता है। अच्छा, जॉइंट्स क्या करती है बताओ? एक्ट एज फलक्रम। फलक्रम या हिंज बोल देते हैं, हिंज। इसका मतलब होता है कब्जा। हाँ है जी, यानी कब्जे की तरह काम करेंगे, कब्जे की तरह काम कर देगी, वरना हींग बन जाता है ना, अभी तड़का लगा देते। तो हिंज, गुड मॉर्निंग। हिंज, हिंज मतलब कब्जा। यानी बिना ज्वाइंट के मूवमेंट और लोकोमोशन असंभव है, बिना ज्वाइंट के मूवमेंट और लोकोमोशन असंभव है। ज्वाइंट किसकी तरह काम करती है? फलक्रम। फलक्रम, FULCRUM, फलक्रम। फलक्रम का मतलब होता है कब्जा या हिंज। जैसे ये एक फलक्रम है, ये एक फलक्रम है, जहां जहां पे ज्वाइंट है वहीं वहीं से आप मोड़ सकते हो। आप बताओ गेट कहां से मुड़ेगा, गेट कहां से खुलेगा? जहां पे कब्जा लगाएगी, बिना कब्जे वाली जगह खोल दोगे? बताइए, जहां पे कब्जा लगा है बस वहीं से गेट खुलेगा, बाकी कहीं से आप फोल्ड नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? अच्छा, अगर एक बड़ा सा गेट है, उसमें यहां कब्जा लगा इस तरफ, तो यहीं से खुलेगा। और अगर 2 जगह कब्जे लगे, भले इधर भी लगा है, बीचों बीच भी लगा है, तो कितनी जगह से टर्न होगा?
दो जगह स्टर्न होगा, वही बताना चाहते हैं। मांसपेशियां हमें बल देती हैं, फोर्स देती हैं, ठीक है ना। स्केलेटन सिस्टम हमें मैकेनिकल सपोर्ट यानी सहारा देता है। और आप बताओ जॉइंट्स जो होती हैं वो फल्क्रम या हिंज या कब्जे की तरह काम करती है। बिना आप जॉइंट्स के कहीं से भी चीजों को मोड़ नहीं सकते। मैंने लिखा है कोई अपवाद नहीं है जहां ज्वाइंट ना हो और आप मूवमेंट एंड लोकोमोशन करा सको, राइट। अब आते हैं जॉइंट्स के प्रकार पे। जॉइंट्स के प्रकार पे, जॉइंट्स के प्रकार पे आते हैं। बढ़े आगे। जॉइंट्स का प्रकार, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ जॉइंट, टाइप्स ऑफ जॉइंट, जॉइंट के प्रकार। हो गया सबका। यानी संधियों के प्रकार, एक, दो, तीन। एक होता है इमूवेबल ज्वाइंट, एक होता है मूवेबल ज्वाइंट। और एक होता है स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, इसको इधर लिख लेते हैं। तो इमूवेबल ज्वाइंट, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, और एक होता है फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। इसको पूरा नाम है इसका फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। तीन तरह की ज्वाइंट्स होती हैं। इमूवेबल ज्वाइंट, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट और फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इमूवेबल ज्वाइंट, जिसको बोलते हैं अचल संधि। इमूवेबल ज्वाइंट, सबसे पहले पढ़ेंगे इमूवेबल ज्वाइंट। इमूवेबल ज्वाइंट मतलब जो जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता। अच्छा, इमूवेबल ज्वाइंट बनी होती है फाइब्रस, फाइब्रस ज्वाइंट होती है, फाइबर की बनी होती है, फाइबर तंतुओं की, फाइबर की बनी होती है। तो दे आर मेड अप ऑफ फाइबर, जिसको बोलते हैं तंतु, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए कोलेजन फाइबर, एग्जांपल के लिए कोलेजन फाइबर सुना है इसका नाम। कोलेजन फाइबर एनिमल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है। एनिमल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर। तो ये मेडअप ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स की बनी है, इसीलिए इसका पता है दूसरा नाम दिया गया फाइब्रस ज्वाइंट, ऑल्सो नोन एज फाइब्रस ज्वाइंट। बताइए इमूवेबल ज्वाइंट का दूसरा नाम फाइब्रस ज्वाइंट।
इमूवेबल ज्वाइंट का दूसरा नाम है फाइब्रस ज्वाइंट, यानी जिसमें जिसमें फाइबर है उसे बोलेंगे फाइब्रस ज्वाइंट। इमूवेबल, इमूवेबल का दूसरा नाम फाइब्रस ज्वाइंट, क्योंकि इसमें फाइबर्स है। और कई बार इसमें पूछा जाता है, आप खुद सोच के बताओ, ये जो फाइबर्स होंगे ये कौन से वाले होंगे? लूज वाले फाइबर से बनी होनी चाहिए कि डेंस वाले? डेंस वाले। अगर लूज वाली होगी तो इमोबाइल कैसे होगी? फिर तो ऐसे ऐसे करेगी, फ्लेक्सिबल। बताओ, पता लगा आपका सर ऐसे से हिल रहा है, स्कल में पाई जाती, खोपड़ी में पाई जाती है ऐसी ज्वाइंट। क्या आपका मूवमेंट हो रहा है कि कोई भी हड्डी? आपने पढ़ा था कि आपके यहाँ पे 29 हड्डियां हैं, क्या मूवमेंट हो रहा है उनमें? नहीं हो रहा है, सब लॉक है आपस में, सब आपस में लॉक है। तो इसका मतलब ये कैसे बना होगा? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का कि लूज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। कोई पूछे सर यहाँ फाइब्रस तो बोल दिया, पर कौन सा फाइबर, लूज वाला कि डेंस वाला? तो यहां पे बोल देते हैं डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, हिंदी में सुना होगा संयोजी ऊतक। डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, सबसे ज्यादा फाइबर होते हैं कोलेजन फाइबर, इसमें फाइबर्स होते हैं, पहले मैंने ये बताया, इसीलिए इसको फाइब्रस ज्वाइंट कहते हैं। अब सवाल ये उठता है, फाइबर तो कई प्रकार के होते हैं, लूज वाला भी होता है, डेंस वाला भी होता है, तो कौन सा वाला? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू यानी ऐसे तंतुओं का बना होगा जो जिसका घनत्व ज्यादा हो कि कम हो? जिसका घनत्व ज्यादा हो। अब ये ऐसी ज्वाइंट्स कहां पाई जाती है? अभी मैंने बोल के बताया, इशारा करके बताया, कहां पाई जाती है? अरे इसका क्या नाम है? अब क्या फोड़ लूंगा तभी बताओगे क्या? तो बताओ कहां पे? स्कल में, स्कल में, खोपड़ी में। एग्जाम्पल इसका क्या है? स्कल ज्वाइंट्स, इसका एग्जाम्पल है स्कल ज्वाइंट्स, यानी खोपड़ी वाली संधियां। स्कल ज्वाइंट यानी खोपड़ी वाली संधियां, राइट। होता क्या है, मान लिया ये स्कल है और ये ऊपर से दिखाया जा रहा है, ऊपर से फोटो ली गई ऐसे, तो आगे का थोड़ा ऐसे, पीछे का थोड़ा चौड़ा होगा, राइट। यहां पर बहुत सारी ज्वाइंट्स हैं, ऐसे हड्डियां जिगजैग। ये देखो, जैसे ये फ्रंटल है, याद करो, ये ऑक्सीपिटल है, ये पैराइटल है, ऊपर से देख रहे हैं। कैमरा कहां से लिया गया है? ऊपर से, है ना। तो ये आपका स्कल है, और इस स्कल में देखो, ये हड्डियों का एंड है, ये देखो क्या है, ये सब है एंड ऑफ बोन। ये भी क्या है? एंड ऑफ बोन। उन्हीं के बीच में क्या हो गया? फाइबर्स, डेंस फाइबरस ज्वाइंट आ गया, और ये देखो इसको इसने लॉक कर दिया,
इसने इसको लॉक कर दिया, ये देखो ये आपकी आ गई फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट, तो फाइब्रस ज्वाइंट कहां पाया जाता है? स्कल में। किसको जोड़ता है? जोड़ता है हड्डियों के फ्री एंड को, आपस में क्या कर देगा? फ्यूज कर देगा। हड्डियों के फ्री एंड को आपस में फ्यूज कर देगा। देखो फ्यूज है आपस में, किससे फ्यूज है? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू द्वारा। क्लियर? और देखो ये बना लेता है स्यूचर, इस तरह की ज्वाइंट को स्यूचरल ज्वाइंट भी कहते हैं। देखो स्कल में जब ऐसे हड्डियां आपस में लॉक हो जाती हैं तब उसे बोलते हैं स्यूचर। देखो इस ज्वाइंट को स्यूचरल ज्वाइंट भी कहते हैं, स्यूचरल ज्वाइंट भी कहते हैं। एग्जाम्पल कहां पाई जाएगी? क्रेनियम। क्रेनियम, क्रेनियम, इतने भाग को, स्कल के इतने भाग को क्या कहते हैं? क्रेनियम। एग्जाम्पल है क्रेनियम, एग्जाम्पल है क्रेनियम। यानी दो हड्डियों के एंड को ऐसे जोड़ देती। देखो ये हड्डी का एंड ऐसे जिगजैग, ये भी हड्डी का एंड ऐसे जिगजैग, ये ऐसे लॉक कर दिया, लॉक करके सिल दिया। सिल देने को बोलते हैं स्यूचर। टाका लगने को, टाके को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सुना है? स्यूचर। टाके को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्यूचर। वैसे जैसे टाका लग जाता है, अब टाका लगने के बाद बताओ चीजें इधर उधर भागती है कि रुक जाती हैं? वैसे यहां पर भी समझो ऐसे ज्वाइंट होता है तो टाके लग जाते हैं समझो, इसलिए नाम पड़ गया स्यूचरल ज्वाइंट। स्यूचरल ज्वाइंट। और एग्जाम्पल क्या है? स्यूचरल ज्वाइंट कहां पे शब्द इस्तेमाल करेंगे? आंसर आ जाएगा स्कल, वो क्रेनियम में। क्रेनियम ना दिया हो तो स्कल करना। तो ये पहली ज्वाइंट कवर हो गई। पहली ज्वाइंट का नाम फाइब्रस ज्वाइंट, पहली ज्वाइंट का नाम फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट का दूसरा नाम इमूवेबल ज्वाइंट। क्या ये मूवमेंट देगी? क्या यहां कोई भी मूवमेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये आपस में लॉक कर देती है, यानी ये मूव नहीं करती, पहले ही बता दिया है। ये देखो इमूवेबल ज्वाइंट, अचल संधि, यानी हड्डियों में कोई मूवमेंट नहीं होगा। ये ज्वाइंट परमानेंट रहती हैं, कभी भी इनमें मूवमेंट नहीं देखा जाता है। और इन ज्वाइंट का दूसरा नाम क्या है? क्या बताया मैंने दूसरा नाम? स्यूचरल ज्वाइंट। कहां पाई जाती है? बेस्ट एग्जांपल क्रेनियम, बेस्ट एग्जांपल है क्रेनियम। अब जरा एनसीईआरटी को लेके आगे चलते हैं, जितना पढ़ा है वो एनसीईआरटी से एक बार कवर करते हैं। लिख लिया है यहां तक सभी ने? सभी लोगों ने लिख लिया है यहां तक? Joints are essential for all type of movements involving the bony part of body। मतलब जहां जहां पे बोनी पार्ट है उन सभी को आप मूव कर सकते हो। जहां जहां बोनी पार्ट है वहां वहां पे आपका मूवमेंट देखा जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए तीन चीजें होना जरूरी है, बोन, मसल्स और ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स कब्जे की तरह काम करता है, यानी हिंज की तरह काम करता है, ठीक है ना। फोर्स कौन लगाता है? मसल। और मैकेनिकल सपोर्ट यानी यांत्रिक सहारा कौन देता है? तो हमारा हड्डियां या कंकाल तंत्र, राइट। तो देखिए क्या लिखा है, ज्वाइंट्स जरूरी है किसके लिए? सभी प्रकार के मूवमेंट के लिए। इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब जहां जहां हड्डियां हैं वहां वहां मूवमेंट कर सकते हो। कह रहा है लोकोमोटरी मूवमेंट आर नो एक्सेप्शन, कहता है कोई अपवाद नहीं है जहां पे ज्वाइंट रहो और आप मूव करा लो, ऐसा कोई अपवाद नहीं है। देखो लिखा है नो, इधर की लाइन को पढ़ते हुए इधर आओ, क्या लिखा हुआ है? लोकोमोटरी मूवमेंट आर नो एक्सेप्शन टू दिस,
मतलब ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता कि बिना ज्वाइंट के आप मूवमेंट करा लो। अच्छा, ज्वाइंट बनती कहां पे? दो हड्डियों के बीच में। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी कार्टिलेज और हड्डियों के बीच में भी बन जाती है, कभी कभी कार्टिलेज और हड्डियों के बीच में भी बन जाती है। ऐसा जरूरी नहीं कि हड्डियों के बीच में ही ज्वाइंट होगी, कहीं कहीं पे कार्टिलेज और किसके बीच बन जाती है? हड्डियों के बीच। जैसे यहीं का एग्जांपल ले लो, ये कौन सी बोन है? स्टर्नम या चेस्ट बोन। और याद करो, रिब्स में आगे का भाग किसका बना है? कार्टिलेज। अब यहां पे भी तो ज्वाइंट होगा। यहां पे बताओ, हड्डी किससे जुड़ रहा है? कार्टिलेज से जुड़ रहा है। कंफर्म है ना? वो मैं एडिशनल अलग से लिखाऊंगा। चलो, कह रहा है फोर्स कौन देता है? फोर्स, यहां से पढ़ो, फोर्स जनरेटेड बाय द मसल। बल देता है हमेशा मांसपेशियां, ठीक है, ताकि मूवमेंट करा सके, ताकि मूवमेंट करा सके थ्रू द ज्वाइंट्स। हमेशा मूवमेंट कहां से होता है? ज्वाइंट से, ठीक है। वेयर द ज्वाइंट एक्ट एज फल्क्रम। ज्वाइंट किसकी तरह एक्ट करती है? फल्क्रम यानी कब्जा, कब्जे की तरह काम करती है। जैसे गेट का कब्जा लगा होता है, सेम उसी तरह से हिंज या फल्क्रम की तरह काम करती है। मोबिलिटी एट द ज्वाइंट, द मोबिलिटी एट द ज्वाइंट डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट फैक्टर। मतलब कई फैक्टर पर मोबिलिटी डिपेंड करता है। ज्वाइंट्स को हम मेजर स्ट्रक्चर्स जो बनाते हैं हमारी बॉडी में, तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला फाइब्रस, फाइब्रस का दूसरा नाम इमूवेबल की मूवेबल, दूसरा अभी पढ़ाएंगे जो स्लाइटली मूवेबल है उसको बोलेंगे कार्टिलेजिनस, और जो फ्रीली मूवेबल है, जैसे ये बताओ फ्रीली मूवेबल है ना, देखो जरा भी हमको टाइम नहीं लग रहा है, जैसे इसको आराम से हम तेजी से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना, तेजी से गर्दन घुमा सकते हैं, ये फ्रीली मूवेबल है। तो ये हो जाएगी आपकी सिनोवियल ज्वाइंट, ये अभी आगे पढ़ेंगे। फिर आप बताओ, हमने अभी अभी कौन सी ज्वाइंट पढ़ी है? फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट का दूसरा नाम ये देखो लिखा है, नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, मतलब इमूवेबल ज्वाइंट है, अचल संधि है, मतलब इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। तो बताओ, फाइब्रस ज्वाइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, यानी कोई भी इसमें मूवमेंट नहीं होता है। दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट इज शोन बाय द फ्लैट स्कल बोन, फ्लैट स्कल बोन में होता है, ठीक है। और वहां पे बोन का कौन सा भाग वो हुआ था? एंड टू एंड, एंड टू एंड। और किसकी मदद से हुआ था? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की मदद से हुआ था। और क्या बना लेता है? स्यूचर, स्यूचरल, मैंने स्यूचरल ज्वाइंट भी बोला था। और स्पेशली कहां बनाता है? क्रेनियम में। बताइए कुछ छूटा? एक एक पॉइंट कवर अप है? क्लियर है? एक बार देख लो फिर से, ये देखो, एंड टू एंड को जोड़ रहा है, एंड टू एंड को जोड़ रहा है, और डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, पिछले पेज पे होगा, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, एंड टू एंड को जोड़ता है। इमूवेबल ज्वाइंट भी कहते हैं, इस ज्वाइंट को स्यूचरल ज्वाइंट भी कहते हैं, स्पेशली एग्जांपल है क्रेनियम। कोई डाउट? क्लियर? अगला ज्वाइंट, अगला ज्वाइंट का क्या नाम है? अगले ज्वाइंट का नाम है, एक नंबर डाला था क्या ऐसे ही? नहीं, कोई नंबर नहीं डाला, कोई दिक्कत नहीं है। अगली ज्वाइंट है स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट। देखो, इसे कार्टिलेजिनस ज्वाइंट भी कहते हैं। ये फाइबर की नहीं बनी होगी, किसकी बनी होगी? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट भी कहते हैं। इसे कार्टिलेजिनस ज्वाइंट भी कहते हैं। अब की बार फाइबर नहीं है, अब की बार क्या है? कार्टिलेज। अच्छा बताओ, अगर ज्वाइंट को इमूवेबल बनाना हो तो किससे जोड़ेंगे? धागे से सिल देंगे। अरे धागे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फाइबर। अगर धागा जो है उसको इंग्लिश में फाइबर नहीं बोल सकते, तो फाइबर से जब जोड़ देंगे तो इमूवेबल हो जाएगी ज्वाइंट। अब की बार हल्का हल्का मूवमेंट कराना है, जैसे हमारी ये वर्टिब्री 1, वर्टिब्री 2, वर्टिब्री 3, वर्टिब्री 4, तो यहाँ तो जो वर्टिब्री है, वर्टिब्री बना के देखते हैं, ये वर्टिब्री है, ये वर्टिब्री है। अब बताओ, ये वर्टिब्री है, ये वर्टिब्री है। अब मैं ऐसे घूमूंगा तो एक वर्टिब्री दूसरे वर्टिब्री पर फिसली, अब ऐसे घुमा, एक वर्टिब्री दूसरे वर्टिब्री पर फिसली, अब मैं झुका, एक वर्टिब्री दूसरे वर्टिब्री पे फिसली, मैं इधर झुका, एक वर्टिब्री दूसरे वर्टिब्री पे ऐसे फिसली। तो अब आप खुद बताओ, वहां पे हल्का मूवमेंट देना है कि नहीं देना है? अच्छा,
फ्री मूवमेंट देना है कि हल्का सा मूवमेंट देना है? हल्का सा। पता लगा यूं कर रहे हैं पूरा घूम गए, पता लगा ये वाला पोर्शन आगे रह गया वो पीछे पूरा घूम गए, पता लगा गर्दन घुमा रहे हैं पूरी घूम गए, है ना? तो ऐसा नहीं होगा। तो यानी इनके बीच में ऐसे ज्वाइंट्स होने चाहिए ना, ये वाला, इनके बीच में ऐसे ज्वाइंट्स होने चाहिए ना जो स्लाइटली मूवमेंट दे, जो स्लाइटली मूवमेंट देते हैं। तो याद रखो कहां पाई जाती है, पता चला कहां पाई जाती है? तो इसे कार्टिलेजनस ज्वाइंट भी कहते हैं। और ये बॉडी में लिमिटेड मूवमेंट देती है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, लिमिटेड क्या अनलिमिटेड? लिमिटेड मूवमेंट प्रोवाइड करती है, यानी प्रोवाइड्स लिमिटेड मूवमेंट टू द बॉडी। स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, इसे कार्टिलेजनस ज्वाइंट भी कहते हैं। ये बॉडी में लिमिटेड मूवमेंट देती है। वो पहला वाला क्या कर रहा था? पहला वाला क्या कर रहा था? कोई मूवमेंट नहीं दे रहा था। ये कैसा दे रहा है? लिमिटेड मूवमेंट दे रहा है। लिमिटेड का मतलब थोड़ा बहुत, कहते नहीं अरे लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन आएंगे पार्टी में, है ना? तो लिमिटेड मूवमेंट प्रोवाइड कर रही है। इसे कार्टिलेजनस ज्वाइंट भी कहते हैं। उसे फाइब्रस ज्वाइंट कहा था, इसे कार्टिलेजनस। वो इमूवेबल थी, ये स्लाइटली मूवेबल है। ये कहां पाई जाती है बना देते हैं, एग्जाम्पल यहां बता देते हैं। प्रेजेंट बिटवीन वर्टिब्री, प्रेजेंट बिटवीन वर्टिब्री ऑफ बैकबोन, वर्टिब्री ऑफ बैकबोन। अब अगर मान लिया ये पहली वर्टिब्री है, ये मान लिया दूसरी वर्टिब्री है, ये मान लिया तीसरी वर्टिब्री है, ऐसे दो चार बना लेते हैं। इनका नाम है वर्टिब्री। वर्टिब्रल कॉलम की यूनिट का नाम वर्टिब्री। वर्टिब्री, द यूनिट ऑफ बैकबोन, यूनिट ऑफ बैकबोन, बैकबोन की यूनिट को वर्टिब्री कहते हैं। इनके बीच बीच में पाई जाती है क्या? इनके बीच बीच में पाई जाती है ये डिस्क, इनका नाम होता है इंटर वर्टिब्रल डिस्क, इंटर वर्टिब्रल डिस्क। तो ये जो ज्वाइंट है ना आपकी इंटर वर्टिब्रल डिस्क, यही होती है कार्टिलेजनस ज्वाइंट। दिस इज कार्टिलेजनस ज्वाइंट। तो कार्टिलेजनस ज्वाइंट कहां पाई जाती है? वर्टिब्री के बीच में। नाम है उसका, किस डिस्क में पाई जाती है? इंटर वर्टिब्रल डिस्क में पाई जाती है। इंटर वर्टिब्रल डिस्क में पाई जाती है। इंटर वर्टिब्रल डिस्क में पाई जाती है। और एक जगह और पाई जाती है, अभी बताया था, अभी बताया था, बताओ आप लोग। अरे यहां इशारा कर रहे हैं, अब क्या सीना फाड़ दे क्या? हाँ तो बताओ जल्दी से। स्टर्नम एंड कार्टिलेज ऑफ रिब्स, स्टर्नम एंड रिब्स के बीच। स्टर्नम एंड रिब्स बोल दो। अब रिब्स का अगला भाग कार्टिलेज का बना हुआ है, बोलो। तो एक एग्जांपल तो ये हो गया सर। दूसरा एग्जांपल अभी आपने बताया, ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स, स्टर्नम एंड रिब्स। और जब सांस लेते हैं तो देखो, सांस लेते हैं तो देखो सीना, सीने की तरफ देखना, खुला, ऊपर गया, बाहर गया, सांस छोड़ेंगे नीचे चला आएगा। अब 56 इंच का होता तो दिखता है, यहाँ तो 32 इंच का सीना है। 56 इंच वाला होता मोदी जी जैसा तो दिखता, है ना? हम लोग तो नॉर्मल वाले व्यक्ति हैं। हाँ बायोलॉजिकल लोग हैं।
तो ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन द स्टर्नम एंड रिब्स, ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स, स्टर्नम एंड रिब्स। यानी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया, हम लोगों ने दो कर लिए। तो फाइब्रस ज्वाइंट को हमने बोला था इमूवेबल ज्वाइंट, और वो पाई जाती थी स्कल में। स्कल में किस नाम से जानी जाती थी? स्यूचर, स्यूचरल ज्वाइंट भी कहते थे। क्या वो मूवमेंट देती थी? नहीं देती थी। अच्छा, फिर हमने आपको बताया सेकंड ज्वाइंट, सेकंड ज्वाइंट जो थोड़ा बहुत मूवमेंट देती है, यानी लिमिटेड मूवमेंट की अनलिमिटेड मूवमेंट, लिमिटेड मूवमेंट देती है, क्योंकि ये कार्टिलेज की बनी होती है। कार्टिलेज लचीला होता है, कार्टिलेज रबर बैंड की तरह होता है, लचीला होता है, तो इसीलिए ये कार्टिलेज की बनी होती है। और ये दो जगह पाया जाता है हमारे शरीर में, मेनली दो जगह, वैसे तो और भी जगह है, मेनली दो जगह। पहली जगह हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच बीच में, बोलते हैं क्या? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और दूसरा कहां पे पाया जाता है? बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स, स्टर्नम एंड रिब्स। तो दोनों जगह पर हल्का हल्का मूवमेंट होता रहता है। यहां आगे वाला मूवमेंट सांस लेने में मदद करता है, पीछे वाला बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है, बॉडी पोस्चर को। बॉडी पोस्चर मतलब होता है ना, बॉडी की पोजीशन को। फिनिश्ड हो गया सबका? अब एक अगली ज्वाइंट है जिसका नाम है, बताइए क्या नाम है? सिनोवियल ज्वाइंट, सिनोवियल ज्वाइंट। लिख लीजिए, फिर आगे बढ़े। हो गया सभी का? हो गया? सिनोवियल ज्वाइंट मत डालना अभी हेडिंग, पहले हेडिंग डालो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। हमने जैसे कराया था ना, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। एक इमूवेबल थी, एक स्लाइटली मूवेबल थी। अब की बारी कैसी? फ्रीली मूवेबल। पहले इमूवेबल डलवाया मैंने हेडिंग, फिर मैंने क्या हेडिंग डलवाई? स्लाइटली मूवेबल। अब मैं डलवा रहा हूं क्या हेडिंग? फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। अब बताओ ये सब ज्वाइंट कैसी है? फ्रीली मूवेबल। ये सब ज्वाइंट कैसी है? फ्रीली मूवेबल। ठीक है ना? फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। अब फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट को ही बोलते हैं क्या? ऑल्सो नोन एज, इसी को बोलते हैं सिनोवियल ज्वाइंट। क्यों सर, ऐसा क्या? सिनोवियल ज्वाइंट का क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, ये एक बोन, ये एक बोन, ये उसका हेड, ये दूसरी बोन, ये उसका हेड। ठीक है, दो बोन का हेड है। अच्छा, हेड से हेड को जोड़ता है लिगामेंट। बोन से बोन कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। या लिख देते हैं एक फार्मूला, बल्ब, बोन टू बोन, बोन टू बोन कौन जोड़ता है? एल का मतलब लिगामेंट। क्या स्नायु, क्या बोलते हैं? स्नायु ही बोलते हैं कि कंडरा? स्नायु, मुझे यहां तक याद है, स्नायु। ठीक है ना? बोन टू बोन कौन जोड़ता है? बोन टू बोन जोड़ता है लिगामेंट। फार्मूला क्या है? देखो, बी से बोन, बी से बोन और बीच में एल आ रहा है, एल मतलब
लिगामेंट, याद रहेगा ट्रिक। तो ये है हेड, ये भी है हेड, और यहां पर एक मेम्ब्रेन होती है, यहां पर एक मेम्ब्रेन होती है ऐसे, इसका नाम होता है सिनोवियल मेम्ब्रेन, नाम होता है सिनोवियल मेम्ब्रेन। और सिनोवियल मेम्ब्रेन एक लिक्विड सिक्रीट करती है, सिक्रीट ए लिक्विड या फ्लूइड, लिक्विड या फ्लूइड, लिक्विड को ही बोलते तरल या फ्लूइड, दैट इज उसका नाम होगा सिनोवियल फ्लूइड, जो कि विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, विस्कस, और एक्ट एज मोबियाइल। समझते हो मोबियाइल का काम? मोबियाइल का काम है फ्रिक्शन को घटाना, मोबियाइल का काम है फ्रिक्शन को घटाना। तो यहां देखो, यहां एक लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड का नाम है सिनोवियल फ्लूइड, दिस लिक्विड इज नोन एज सिनोवियल फ्लूइड। अंदर भरा है सिनोवियल फ्लूइड, गाढ़ा है काफी, मोबियाइल की तरह काम करता है, रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम कर देता है। अच्छा, जहां पे फ्रिक्शन कम होगा वहां पे मूवमेंट ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा, इसीलिए यहां पर ये फ्रिक्शन कम कर देता है, फ्रिक्शन घटा देता है, फ्रिक्शन यानी घर्षण बल, घर्षण बल को घटा देता है। इसका नाम है सिनोवियल फ्लूइड। और जिस कैविटी में ये है, इस कैविटी का नाम है सिनोवियल कैविटी, सिनोवियल कैविटी, जिस कैविटी में ये है उसका नाम है सिनोवियल कैविटी, कैविटी का नाम है सिनोवियल कैविटी। अब समझ में आ गया ये सिनोवियल क्यों नाम दिया था। अच्छा, जब यहां फ्रिक्शन नहीं हो रहा है तो बताओ क्या होगा, अच्छा मूवमेंट देगी कि घटिया? यानी ये प्रोवाइड्स कंसिडरेबल मूवमेंट, कंसिडरेबल मूवमेंट, कंसिडरेबल मूवमेंट का मतलब ये होता है फ्रीली मूवमेंट, फ्री मूवमेंट, बिल्कुल फ्री मूवमेंट देगी, फ्री मूवमेंट, कोई बाधा पैदा नहीं करेगी, फ्री मूवमेंट, कोई बाधा पैदा नहीं करेगी, बिल्कुल कंसिडरेबल मूवमेंट देगी। कंसिडरेबल, कंसिडरेबल शब्द मजबूरी है मेरा यूज करना, क्यों? एनसीईआरटी की लाइन है, समझ गए होगे क्यों एनसीईआरटी की लाइन है। इसीलिए इसको फ्रीली मूवेबल जॉइंट कहा था। बताओ, कैविटी का नाम सिनोवियल कैविटी, फ्लूइड का नाम सिनोवियल फ्लूइड, मेम्ब्रेन का नाम सिनोवियल मेम्ब्रेन। तो सारी चीजों में सिनोवियल लगा था, तो जॉइंट का नाम भी दे दिया गया सिनोवियल जॉइंट, सिनोवियल जॉइंट। और ये भी समझ में आ गया बोन टू बोन कौन जोड़ता है, कौन जोड़ता है? टेंडन की लिगामेंट, टेंडन की लिगामेंट। नहीं, वो तो फ्री, हाँ फ्री, फ्री जॉइंट। सिनोवियल मेम्ब्रेन ही सिनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करती है, सिनोवियल मेम्ब्रेन ही सिनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करती है। और सिनोवियल फ्लूइड मोबियाइल की तरह गाढ़ा होता है, जैसे इंजन के फ्रिक्शन को घटा देती है, वैसे यहां पर भी हमारे यहाँ के फ्रिक्शन को घटा देती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये मोबियाइल घटता है,
और मोबाइल जब घटता है तो बताओ ज्वाइंट को मूव करने में दिक्कत आती है कि नहीं आती? तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है। बस इसी को बोलते हैं आर्थराइटिस, इसी को बोलते हैं आर्थराइटिस। आर्थो मतलब ज्वाइंट्स, आइटिस मतलब जलन होना, ज्वाइंट्स में जलन होने लगेगी क्योंकि फ्लूइड घट गया है। मोबाइल खत्म हो जाता है उम्र के साथ साथ। आंखों में भी मोबाइल भरा है, अब खैर आंखें रही नहीं है मतलब सिलेबस में, वरना आंखें आंखों ईयर और आईज भी पढ़नी होती थी। अब तो काफी सिलेबस रिड्यूस हो गया है। तो समझ में आई बात? फ्रीली मूवेबल क्यों बोला था? क्योंकि सर ये बिल्कुल कंसीडरेबल मूवमेंट दे रहा है। कंसीडरेबल का मतलब जितना आप कंसीडर करो, हमको इतना सिकोड़ना है सिकोड़ लेंगे, हमको इतना सिकोड़ना है सिकोड़ लेंगे, हमको इतना सिकोड़ना है सिकोड़ लेंगे। लेकिन इसके साथ देखो, इसको इससे ज्यादा नहीं कर सकते, मजबूरी है। चाहते हैं, मन करता है घूम जाए बोर्ड की तरफ, लेकिन नहीं घूम पाएंगे। इधर भी चाह रहे हैं मन घूम जाए, लेकिन घूम नहीं पाएंगे। गर्दन भी चाह रहे घूम जाए, घूम नहीं पाएगी, है ना? तो ये हाथ वगैरह देखो, फिंगर वगैरह कंसिडरेबल मूवमेंट देता है। दो बोन को कौन जोड़ता है आपस में? लिगामेंट। जबकि बोन से मसल को या मसल से मसल को टेंडन, टेंडन जब आएगा आएगा टिश्यू में आएगा तब लिखाएंगे। फिनिश्ड। मेम्ब्रेन का नाम सिनोवियल मेम्ब्रेन, फ्लूइड का नाम सिनोवियल फ्लूइड। फ्लूइड का काम रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण बल को कम करना। जब फ्रिक्शन कम होगा तो मूवमेंट ज्यादा होगा कि कम होगा? बताओ, अगर हमारे इंजन में फ्रिक्शन ज्यादा हो जाए तो क्या आपकी गाड़ी रफ्तार ले पाएगी? नहीं ले पाएगी, इंजन घिस जाएगा, है ना? घिसता तो ऐसे भी है, लेकिन उसकी कुछ किलोमीटर्स है कि 1 लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर पे। लेकिन हाँ, घिसता तो है, तो आप लोग उसके पिस्टन को फिर चेंज कराते हैं या तो नई गाड़ी खरीद लेते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में भी घिसेगा तो ये भी, लेकिन कब? उम्र के बाद, एक उम्र के बाद। और तब इससे हो जाती है आर्थराइटिस। अभी लिखाएंगे आर्थराइटिस। अभी रोग पे आते हैं, जॉइंट्स खत्म हो रही है, फिर आते हैं रोगों पे। हो गया? आइए एनसीईआरटी देखें। फाइब्रस ज्वाइंट हम पढ़ चुके थे, कार्टिलेजस ज्वाइंट बाकी है भी। कार्टिलेजस ज्वाइंट इन्वॉल्व द ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। कह रहे कार्टिलेजस ज्वाइंट तभी बनेगी जब बोन के बीच में जो ज्वाइंट है वहां क्या आ जाए? फाइबर की जगह कार्टिलेज। इस तरह की ज्वाइंट पाई जाती है एडजेसेंट वर्टिब्री में। एडजेसेंट मतलब पास पड़ोस, पास पड़ोस की वर्टिब्री के बीच में। अब देखो, हर एक पास पड़ोस की जो वर्टिब्री थी उनके बीच में पाई जाती थी। ऑफ वर्टिब्रल कॉलम ऑफ दिस पैटर्न एंड परमिट द लिमिटेड मूवमेंट या अनलिमिटेड मूवमेंट? लिमिटेड मूवमेंट देती है, यानी स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट है, लिमिटेड। सिनोवियल ज्वाइंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, सिनोवियल ज्वाइंट का सबसे बड़ा लक्षण है क्या? द प्रेजेंस ऑफ सिनोवियल फ्लूइड। ये देखो, एक फ्लूइड भरा होता है और सिनोवियल कैविटी में भरा होता है, नाम भी है सिनोवियल फ्लूइड, और ये प्रेजेंट होती है बिटवीन द टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ टू बोन, मतलब दो बोन के बीच में, दो बोन के बीच में प्रेजेंट होती है, इसलिए फिगर बना दिया। दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट होती है, इसलिए फिगर ड्रॉ कर दिया था, कुछ रटना नहीं है। सच एन अरेंजमेंट अलाउ द कंसिडरेबल मूवमेंट। कंसिडरेबल मूवमेंट फ्री मूवमेंट को बोलते हैं। देखो, पहले में लिखा था मूवमेंट नहीं देती फाइब्रस ज्वाइंट, दूसरे में लिखा था लिमिटेड मूवमेंट देती है, आंसर है कार्टिलेजस ज्वाइंट। अब कह रहा है कंसिडरेबल मूवमेंट देती है, आंसर है फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। फर्क है थोड़ा थोड़ा फर्क है। बताइए, नो मूवमेंट फाइब्रस ज्वाइंट, लिमिटेड मूवमेंट कार्टिलेजस ज्वाइंट, कंसिडरेबल मूवमेंट हाँ तो सिनोवियल ज्वाइंट या फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। अब देखो, ये ज्वाइंट सबसे ज्यादा लोकोमोशन और मूवमेंट में मदद करती है।
ये ज्वाइंट्स बॉडी में सबसे ज्यादा प्रकार की पाई जाती है, इसीलिए इसके टाइप्स भी है। तीनों में मैं लिख रहा हूं, तीनों में इसी को आगे बढ़ा रहा हूं टॉपिक, तीनों में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ज्वाइंट यही होती है, यही मतलब जो टॉपिक चल रहा है, यानी सिनोवियल ज्वाइंट। तीनों में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ज्वाइंट यही होती है, यानी जो पढ़ रहे हो टॉपिक उसी के अंदर में चल रहे हैं। अच्छा, और ये कई प्रकार की होती है सिनोवियल ज्वाइंट, समझ जाओगे ना एसजे। सिनोवियल ज्वाइंट कई प्रकार की होती है। यहां लिख देते हैं उसके टाइप्स, प्रकार कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले आते हैं बॉल एंड सॉकेट, सुना है ना नाम। सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या होती है? देखो, एक तरफ तो होगा गड्ढा, मान लो एक तरफ है कोई गड्ढा, ये मान लिया एक गड्ढा है, सॉकेट। एक तरफ गड्ढा है और एक तरफ कोई बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, एक तरफ कोई बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, ये इस तरह की कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। बस ये बॉल की तरफ ये करता है, ये इतना हिस्सा बॉल की तरफ ये कर रहा है और ये हिस्सा सॉकेट की तरफ ये कर रहा है। अब इस सॉकेट में ये बॉल फिट हो जाएगा और ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा। अब समझ गए होगे कहां है, शोल्डर में, शोल्डर ज्वाइंट बिटवीन द ह्यूमरस, हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ग्लिनाइड कैविटी। देखो, ये एक सॉकेट है, नाम लिख देते हैं, ये एक सॉकेट है, दिस इज सॉकेट जिसमें एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर फिट हो रहा है, दिस इज अ बॉल, बॉल, ठीक है। अब सॉकेट का कोई नाम होगा, ठीक है, तो सॉकेट का नाम है ग्लिनाइड कैविटी, ग्लिनाइड कैविटी। और इधर बॉल का कोई नाम होगा, बॉल है हेड ऑफ ह्यूमरस, ये हड्डी का नाम है ह्यूमरस, हेड ऑफ ह्यूमरस। अब दोनों एक दूसरे में फिट के होकर के और क्या ऐसे ऐसे मूव करेंगे, ऐसे ऐसे मूव करेंगे। ये है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। और ग्लिनाइड कैविटी किस गर्डल में होती है? ग्लिनाइड कैविटी ऑफ, ऊपर की गर्डल का नाम पेक्टोरल गर्डल। देखो, इसे शोल्डर ज्वाइंट भी कहते हैं क्योंकि शोल्डर रीजन में पाई जाएगी ना। शोल्डर ज्वाइंट भी कहते हैं। तो देखो, बॉल और सॉकेट एक दूसरे में फिट हो जाएंगे। बॉल है हेड ऑफ ह्यूमरस और सॉकेट है ग्लिनाइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डल, इस गर्डल का नाम है पेक्टोरल गर्डल। ये एक दूसरे में फिट हो जाता है।
ये पहला टाइप हो गया, पहला टाइप हो गया बॉल एंड सॉकेट। अब दूसरा टाइप आते हैं हिंज, हिंज ज्वाइंट, कब्जा संधि, हिंज ज्वाइंट। हिंज वो होता है जो एक तरफ खुले दूसरी तरफ ना खुले। बताओ तो कि दोनों तरफ खुलता है क्या? एक तरफ खुलता है, एक ही तरफ खुलता है, जो एक तरफ काम करे। देखो जैसे ये इधर से इधर तो मूव हो रहा है, पर हम चाहे तो इधर नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है, सीधे होने के बाद पीछे नहीं जा रहा है ना? जैसे आपके घुटने का ज्वाइंट, ये जो घुटने का ज्वाइंट है ये आगे नहीं जा रहा है, ये आगे नहीं जा रहा है, जैसे ये पीछे नहीं जा रहा है वो आगे नहीं जा रहा है, लॉक हो जाता है आकर के, एक ही तरफ काम करे, यूनिडायरेक्शनल होता है। अगला है हिंज ज्वाइंट, लिख लिया आप सबने? हिंज ज्वाइंट। अगला है हिंज ज्वाइंट, सेकंड नंबर। हिंज ज्वाइंट, ठीक है, ये केवल यूनिडायरेक्शनल होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, एक दिशा में काम करती है, यूनिडायरेक्शनल ज्वाइंट होती है, केवल एक दिशा में काम करती है। कहां पाई जाती है? एग्जांपल बता दें, नी ज्वाइंट, नी ज्वाइंट जो हमारे घुटनों में ज्वाइंट होती है ना, वो होती है हिंज ज्वाइंट। तीसरा पाइवोट ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट में क्या होता है, एक बोन में ऐसे खूंटी जैसा स्ट्रक्चर निकला होता है, एक बोन में खूंटी जैसा स्ट्रक्चर निकला होता है, और दूसरी बोन में क्या होता है, फिट हो जाता है। ये दूसरी बोन के अंदर देखो फिट हो गया, दूसरी बोन में खांचा होता है उसमें ये फिट हो जाता है, दूसरी बोन के खांचे में फिट हो जाता है। ये एक बोन में ऐसे खूंटी जैसा स्ट्रक्चर निकला होता है, दूसरे में खांचा होता है, फिट हो जाता है। और ऐसे गोल गोल गोल, देखो ये बोन, ये उसका खांचा, ये बोन, ये उसका खांचा, ये गड्ढा, ये फिट, यू 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 मूव करेगा, जैसे गर्दन में यू सीधे, यू फिर सीधे, फिर यू, ऐसे, ठीक है। तो पाइवोट ज्वाइंट। और ये है पहली वर्टिब्री, नाम है एटलस, याद है? और ये दूसरी गर्दन की वर्टिब्री, क्या नाम है? एक्सिस। ये C1 है, ये C2 है, C1 C2 समझ गए? फर्स्ट सर्वाइकल, सेकंड सर्वाइकल, एक का नाम है एटलस, एक का नाम है एक्सिस, एक का नाम है एटलस, एक का नाम है एक्सिस। ये ग्रीन वाली क्या है? एक मिनट, ये ग्रीन वाली क्या है? एटलस। ये पिंक वाली क्या है? एक्सिस। एटलस और एक्सिस के बीच में होगा, यानी बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, प्रेजेंट बिटवीन, दिख रहा है साफ साफ, एटलस एंड एक्सिस, प्रेजेंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। ग्लाइडिंग मतलब होता है फिसलना। हमारे कलाई में कितनी हड्डियां होती हैं सर? 8, 4 एक तरफ, 4 एक लाइन में, 4 एक लाइन में, 4 एक लाइन में, कहां पर? कलाई में, यानी कि रिस्ट, रिस्ट रीजन में, रिस्ट यानी कलाई में 8 हड्डियां होती हैं, 4 एक रो में होती, 4 एक रो में होती है, और वो एक दूसरे पे सब ग्लाइड करती रहती, फिसलती रहती है, ये एक दूसरे पे फिसलती रहती है, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से ऐसे,
फिर ऐसे, मतलब एक दूसरे पर फिसलती रहती है, इसीलिए वो इसको बोलते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट। यानी कहां पाई जाती है? प्रेजेंट। और इनको बोलते हैं कार्पल बोन। कौन सी बोन? कलाई की बोन का नाम कार्पल बोन। तो बताओ कहां पे पाई जाती? प्रेजेंट इन बिटवीन, प्रेजेंट इन बिटवीन कार्पल, कार्पल बोन्स। तो कार्पल वाली जो ज्वाइंट होती है वो कौन सी होती है? ग्लाइडिंग, फिसलना, एक दूसरे में हड्डियां फिसल रही है, देखो, इधर मोड़ना चाहे मुड़ गई, इधर मोड़ना चाहे मुड़ गई, इधर जाना चाहे मुड़ गई, इधर जाना चाहे मुड़ गई। तो बाबा जी का ठुल्लू, तो रिस्ट के बीच में होती है। रिस्ट में कितनी हड्डियां हैं? 8। नाम क्या है? कार्पल बोन। लिख लो, 8 कार्पल बोन्स। इन्हीं के बीच में पाई जाती ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ये हड्डियां एक दूसरे पर फिसलती रहती हैं और हमें कंसिडरेबल मूवमेंट देती रहती हैं। और एक लास्ट है सैडल ज्वाइंट। बताइए घुटने की ज्वाइंट कैसी है? घुटने की ज्वाइंट कैसी है? अरे जहां अकल होती है लोगों की, है ना? हिंज ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट। पाइवोट ज्वाइंट कहां होती है? बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहां होती है? कहां होती है? अरे बोलो। हाँ, कार्पल, कार्पल के बीच में, कार्पल के बीच में, कार्पल के बीच में। हो गया? बढ़े आगे। अब ग्लाइडिंग के बाद लास्ट है सैडल ज्वाइंट। वैसे तो और भी होती है, सिलेबस में नहीं है। सैडल ज्वाइंट कहां होती है? ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब घुमाओ। घूम रहा है? ऐसे 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 घुमाना है, नहीं घूम पा रहा। अब ऐसे करो और घुमाओ, नहीं घूम रहा है। ऐसे करो, घुमाओ, नहीं घूम रहा है। अच्छा साहब ऐसे करो, घुमाओ, बहुत फ्री घूम रहा है, ये देखो, ले लो ठेंगा। देखो घूम रहा है ये सबसे तेज, क्योंकि यहाँ पे वो ज्वाइंट नहीं है जो घूम रहा हो। यहाँ पे भी वो ज्वाइंट नहीं है, इसलिए नहीं घुमा पा रहे हो। यहाँ पे भी वो ज्वाइंट नहीं है, इसलिए नहीं घुमा पा रहे हो। यहाँ भी वो ज्वाइंट नहीं है, इसलिए नहीं घुमा पा रहे हो। ये यहाँ पे है, देखो, ये सबसे फ्री ये घूमता है, सबसे फ्री ये घूमता है। अच्छा ये कहां से घूम रहा है? यहां से घूम रहा है कि यहां से? जरा देखो, यहां से घूम रहा है कि यहां से? ए की बी? अपने अपना घुमा के देखो ना, मेरे पीछे क्या पड़े हो। तो कहां से घूम रहा है? देखो, ए से कि बी से? ए से कि बी से? बी से घूम रहा है ना। इसका मतलब ये ज्वाइंट यहां नहीं पाई जा रही है, यहां पाई जाती है। यानी ये क्या है? ये क्या है? मेटाकार्पल। ये मेटाकार्पल। और ये क्या? कार्पल। तो बिटवीन कार्पल, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ हम। ले लो ठेंगा। चलो
तो कहां पाई जाती है? प्रेजेंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। प्रेजेंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। प्रेजेंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। और कहीं नहीं होती। इसको इसीलिए आप मूव नहीं कर पाते थे, बिकॉज दिस इज नॉट देयर इज नो सैडल ज्वाइंट, देयर इज नो सैडल ज्वाइंट, देयर इज नो सैडल ज्वाइंट। तो सर ये है कौन सी? हिंज। हिंज है, हिंज एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ नहीं चल रही है। सही है ना? तो सैडल ज्वाइंट केवल और केवल पाई जाती है बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। एक रोग है माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस रोग का नाम है माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस, और ये इस बार आया था नीट में। ऑटो इम्यून डिजीज इस बार आया था ये नीट में। ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज। अब ये होता क्या है? आपने अपने घर पे एक चौकीदार रखा। वो किस लिए रखा? क्योंकि आपके घर की रखवाली करेगा, आपकी आपकी सुरक्षा करेगा, ठीक है? या आपने अपने लिए बॉडीगार्ड रखा, अब वो आपकी बॉडी को गार्ड करेगा, राइट? लेकिन अब पता लगा उसका दिमाग सनक गया और वो आपको ही, हाँ, आपको ही उसने नुकसान पहुंचा दिया। अब बताओ, आपका रक्षक ही आपका भक्षक बन गया। आपका रक्षक ही आपका क्या बन गया? भक्षक। वैसे हमारी बॉडी के लिए सुरक्षा तंत्र में बनाया गया क्या? इम्यून इम्यून सिस्टम होता है हमारे पास, प्रतिरोधक तंत्र होता है, प्रतिरोधक क्षमता है। ये हमारे अंदर दुश्मनों को मारती है, खुद को नहीं मारती, दुश्मनों को मारती है। लेकिन कभी कभी ये सनक जाती है। कभी कभी उसका सनकने का भी रीजन बहुत ज्यादा नहीं पता है, लेकिन कुछ आनुवंशिक कारण है और कुछ अन्य कारण है जिसमें रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन। तो उसके कारण क्या हो जाती है? सनक जाती है। अब हमारी बॉडी सनक गई, और किसके खिलाफ सनक गई? बॉडी के किसी अंग के खिलाफ सनक गई, और उसी को क्या समझने लगती है? दुश्मन। बताओ, हमारा ही प्रतिरोधक तंत्र हमारे ही किसी अंग को क्या समझ बैठता है? दुश्मन। और दुश्मन के अगेंस्ट क्या करेगा? कैसा व्यवहार करेगा? अपनों जैसा कि पराये जैसा? मार देगा उसको, नुकसान पहुंचा देगा उसको। बस इस तरह के रोग को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। समझ में आई बात? हमारा ही रक्षक हमारा ही भक्षक बन गया, हमारा ही प्रतिरोधक तंत्र हमारे ही बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगा, जबकि उसको क्यों बनाया गया था? दूसरों को, दुश्मन को नुकसान पहुंचाओ, अपनी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। पर किसी कारण से, कुछ आनुवंशिक कारण है, कुछ अननोन कारण है जिस पर रिसर्च चल रही है, ऐसा पाया गया कि ये अपने ही सिस्टम को कभी कभी दुश्मन समझ बैठता है, तो अपने ही सिस्टम को मार देता है, उसी को नुकसान पहुंचाता है। इस तरह के रोगों को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो क्या होता है? इस समय जो हमारा इम्यून सिस्टम है,
वो हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को दुश्मन समझने लगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जहां पर एक नर्व एक मसल से जुड़ती है, इसको एक दुश्मन समझ बैठा। यानी हमारा प्रतिरोधक तंत्र, प्रतिरोधक समझते हैं ना, इम्यून सिस्टम, हमारा प्रतिरोधक तंत्र यानी इम्यून सिस्टम हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को नॉन सेल्फ समझकर, नॉन सेल्फ, नॉन सेल्फ मतलब पराया, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी रोग को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। अच्छा, अब इसका परिणाम क्या होगा? अगर इतना बड़ी इतनी घटना हो गई, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। क्या पैरालिसिस नहीं हो जाएगी? पहले हो जाएगा वीकनिंग, वीकनेस, थकावट, और पैरालिसिस। पैरालिसिस मतलब लकवा मार जाना, मतलब हाथ पैर काम ही करना बंद कर देंगे, कमजोरी आएगी, थकान रहेगी हमेशा, और कुछ भागों में लकवा मार सकता है। जहां जहां के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट हुए हैं, जहां जहां के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट हुए हैं या बॉडी के सारे अफेक्ट हो गए तो सब जगह पे पैरालिसिस हो जाएगी। इसको बोलते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस नाम का रोग, माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है? हमारा ही प्रतिरोधक तंत्र हमारे ही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को दुश्मन समझ बैठता है और उसे किल कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे क्या हो जाएगा? कमजोरी, थकावट और लकवा। क्या चीज का? नॉन सेल्फ यानी पराया, समझ। झा दो तरीके से लिखा जाता है, या तो ऐसे लिख दो और या तो ऐसे लिख दो। हम जो भी पढ़ते हैं हम अच्छे से पढ़ते हैं। चलो, वर्णमाला नहीं पढ़ा है तो कौन सी माला पढ़ा है? तो एक हो गया आपका माइस्थीनिया ग्रेविस, ए आता है, ए है ये, ए ई लग रहा है, ये ए है, ए होता है माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस। अब आते हैं सेकेंड रोग पे। अब सेकेंड रोग का नाम है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बढ़े आगे। तो पहला रोग हो गया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब आते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। दूसरा रोग है, हाँ दूसरा रोग है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी।
अब जरा सुनना, हमारे अंदर कुछ ऐसे जीन होते हैं मसल्स में, कुछ मस्कुलर जीन है, एम जीन मतलब मस्कुलर जीन, जो क्या करते हैं, मस्कुलर प्रोटीन बनाते हैं, मस्कुलर प्रोटीन, जिसका कोई नाम होगा, नाम है डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन, इसका नाम है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, जिससे हमारी मसल में प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है, जिससे हमारे मसल में प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट इन मसल। ये नॉर्मल केस बताया मैंने आपको, हमारे अंदर मस्कुलर जीन होते हैं और जीन का काम होता है प्रोटीन बनने को कंट्रोल करना, तो ये प्रोटीन बनने को कंट्रोल करते रहते हैं और इस प्रोटीन का नाम है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, और ये प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट करते रहते हैं मसल का, मतलब मसल का विकास करते रहते हैं, मसल विकसित होती है। अब क्या होता है, जब मस्कुलर जीन में कोई गड़बड़ी आ जाती है, मैं यहां लिख देता हूं डिफेक्ट, डिफेक्ट हो गया, यहां क्या था, नॉर्मल था, यहां जीन नॉर्मल था, अब इसमें हो गया कोई डिफेक्ट, अब डिफेक्ट हो गया तो बताओ मस्कुलर प्रोटीन यानी डिस्ट्रोफिन बनेगी कि नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, यानी नो सिंथेसिस ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, डिस्ट्रोफिन लिख दूं, ये तो पता ही कि प्रोटीन है। अच्छा, अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट नहीं होगा, बल्कि प्रोग्रेसिव क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट का उल्टा होता है डीजेनरेशन, डेवलपमेंट विकास का उल्टा हिरास, यानी प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन होने लगेगा, प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन इन मसल्स, मसल्स का प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन होने लगेगा, बस इसी रोग को बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दैट इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दैट इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसी रोग का नाम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो ये कैसा रोग है, नॉर्मल रोग है कि जेनेटिकल रोग है, सर जीन से कंट्रोल हो रहा है, मतलब दिस इज अ जेनेटिकल ट्रबल, दिस इज अ जेनेटिकल प्रॉब्लम, आनुवंशिक डिसऑर्डर है। मतलब पापा से बच्चों में आएगा, मम्मी से बच्चों में आएगा, आनुवंशिक रोग है, मम्मी पापा से बच्चों में आएगा, बच्चों से उनके बच्चों में जाएगा, और सिखाएंगे इससे बचा कैसे जा सकता है, जीन थेरेपी से सिखाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी में बच कैसे सकते हैं, बचा जा सकता है आजकल, इसके लिए करेंगे जीन थेरेपी, यानी घटिया जीन की जगह बढ़िया जीन जोड़ देंगे। इज इट पॉसिबल, यस एवरीथिंग इज पॉसिबल। पहले नॉर्मल केस समझा हमने, तब हमें रोग समझ में आ गया, देखो चलो नेक्स्ट, आनुवंशिक रोग था, अब एक रोग का नाम है टिटेनी,
कभी कभी आपकी मसल में फड़कन होने लगती है, फड़कने लगती है ना, आंख फड़क जाती कभी कभी, है ना, कभी कभी बैठे रहते हो कहीं पे फ्लिकरिंग होने लगती है अचानक से। उसका कारण क्या है? जब आपकी बॉडी के फ्लूइड में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है तो आपके मसल में वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, उसको बोलते हैं स्पाज्म। व्हेन कैल्शियम लेवल डिक्रीज इन बॉडी फ्लूइड, इन बॉडी फ्लूइड, जब बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इससे क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन या रैपिड स्पाज्म बोल सकते हैं। रैपिड स्पाज्म दोनों का मतलब एक ही निकलता है, इन अवर मसल, हमारी मसल तेजी से फड़फड़ाने लगती है, ठीक है ना, बस यही फड़फड़ाहट कहलाती है टिटेनी। इसका कारण था कैल्शियम का कम हो जाना। और एक है आर्थराइटिस, अभी बताया था आर्थराइटिस। आर्थो मतलब, आर्थो मतलब सर ज्वाइंट, आर्थो मतलब ज्वाइंट, और आइटिस मतलब सर जलन, यानी इन्फ्लामेशन। जलन होना, इन्फ्लामेशन, TION, इन्फ्लामेशन। तो कहां जलन हो रही है बताओ? ज्वाइंट्स में जलन। ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, एज रिलेटेड डिजीज, और देयर इज इन्फ्लेमेशन इन ज्वाइंट। एक होती है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब हड्डी, ऑस्टियो मतलब बोन्स, पोरोसिस मतलब पोर बन गए उसमें, पोरस हो गई, पोरस यानी छिद्र युक्त। अच्छा ये कहां से आ गया? इसका कारण था, ये भी एज रिलेटेड है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो क्या होगा? जो बोन का मास है, बोन का मास घटेगा, जिससे फ्रैक्चर का चांस बढ़ेगा। ठीक है ना, और बोन पोरस हो जाएंगी, बोन, बोन्स विल बी पोरस, क्योंकि कैल्शियम घट गया है, बोन्स में छेद छेद हो जाएंगे, इसलिए बोन कमजोर हो जाएगी क्योंकि उसका मास घट रहा है लगातार। इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। और सबसे ज्यादा पता है किसमें कॉमन होती है? फीमेल्स में, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध होता है एस्ट्रोजन के गिरने से। फीमेल में एस्ट्रोजन कब गिरता है? जब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होती है, लगभग 50 की एज में, यानी इट इज रिलेटेड विद, इट इज रिलेटेड विद डिक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन, विद डिक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल में निकलता है, डिक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन, यानी मैं लिख देता हूं ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ मीनोपॉज। मीनोपॉज का मतलब समझते हो आप? मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद, पॉज मतलब रोकना होता है। अरे जब हम म्यूजिक को प्ले कर रहा होता तो लिखा होता प्ले बटन, रोकना होता तो पॉज बटन, पॉज मतलब रोकना, और मीनो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, मीनू मीनो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, पॉज मतलब रोकना। कब रुकता है? एट द टाइम ऑफ, लगभग एट द एज ऑफ 50, लगभग 50 साल की उम्र में।
अब एक होता है गाउट, GOUT, गाउट। गाउट में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन, इसमें भी जलन होती है। इन्फ्लेमेशन इन ज्वाइंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरिक एसिड। इसमें यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, काफी बार पूछा गया है। इसलिए छोटे छोटे ज्वाइंट में सूजन आ जाती है, उसके कारण जलन होती है, यहाँ गांठे गांठों में, छोटे छोटे ज्वाइंट्स में, यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाने से। अच्छा, और कभी कभी ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको, तो मिलेगा प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया, प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाने से होता है, या एबनॉर्मल प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, एबनॉर्मल प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। क्योंकि जब भी कभी प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा तभी आपको आपके बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ेगा, तभी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ेगा। जब भी कभी आपके अंदर प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा तभी आपकी बॉडी में ये बढ़ेगा। जब भी कभी प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा तभी जाकर के ये वाला गाउट आर्थराइटिस होता है, गाउट आर्थराइटिस। फिनिश हो गया है। गाउट आर्थराइटिस का कारण क्या था? एबनॉर्मल प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के एबनॉर्मल पिरिमिडीन, एबनॉर्मल प्यूरिन के एबनॉर्मल पिरिमिडीन मेटाबॉलिज्म, एबनॉर्मल प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चंस बताइए। आंसर थर्ड। एक क्वेश्चन बताइए स्टेटमेंट वाला।
ये गलत। क्यों? लिमिटेड मूवमेंट कार्टिलेजनस को देना चाहिए था, यहाँ कार्टिलेजनस होना चाहिए था, और यहाँ होना चाहिए था इमूवेबल ज्वाइंट, नॉट फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। बोलिए क्लियर है? अगला बताइए। Ball and socket joint is the example of पहला सही है, दूसरा गलत है। क्यों गलत है? कंसिडरेबल मूवमेंट होना चाहिए था, लिमिटेड नहीं। कंसिडरेबल होना चाहिए था, लिमिटेड नहीं। और कुछ बताइए। स्कल, स्कल नहीं आएगा। एनएमजे मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या पहला बताओ? पहला सही है, नॉन वर्किंग ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्योंकि उसको डैमेज कर दिया गया था। फिर गाउट में यूरिया नहीं था, यूरिक एसिड था। गलत हो गया, पहला सही है, दूसरा गलत। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन फ्रेगाइल होती है, ऑस्टियोपोरोसिस में बोन फ्रेगाइल होती है। समझ में आई बात? और दो चार पूछ लें।
अब बताओ, पहला दूसरा गलत, क्यों? नॉर्मल नहीं, वाइल्ड। और यहां पर भी वाइल्ड, वाइल्ड या तेजी से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, राइट। अगला, ये गलती थी, और दूसरा सही है। तो आज के लिए इतना ही।